Hello everyone, welcome back again to another amazing session of toxicology। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डॉग्स में पाई जाने वाली बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉक्सिकोसिस जिसे हम चॉकलेट टॉक्सिसिटी कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स गेट इनटू इट। चॉकलेट टॉक्सिसिटी के बारे में ये कहा जाता है कि डॉग्स में जो सबसे कॉमन 10 टॉक्सिसिटीज़ हैं उनमें चॉकलेट टॉक्सिसिटी का एक अपना नाम है, एक अपना रोल है। यानी ये एक ऐसी टॉक्सिसिटी है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट ये बताऊंगा कि चॉकलेट टॉक्सिसिटी कैसे होती है, कौन कौन से इसमें साइंस आते हैं, हम कैसे डायग्नोस करेंगे और एट दी एंड हम इसमें मेडिसिन्स कौन सी देंगे, किस तरह से इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। चलो आइए अब हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें ये जो चॉकलेट है, चॉकलेट बेसिकली हम लोग एक प्लांट है उसके सीड्स से हासिल करते हैं और उस प्लांट का जो नाम है उसको साइंटिफिकली कहते हैं थियोब्रोमा काकाओ। ये जो प्लांट है इसके सीड्स से हम लोग चॉकलेट को हासिल करते हैं। एक्चुअली में इस प्लांट के सीड्स के अंदर हमारे पास कुछ केमिकल होते हैं, कंपाउंड आप कह लें, उसे हम कहते हैं मिथाइल जेंथीन अल्कलॉइड्स। ओके, ये जो मिथाइल जेंथीन अल्कलॉइड्स हैं इसमें दो सबसे ज़्यादा कॉमन आते हैं। एक में हमारे पास जो है उसे हम कहते हैं थियोब्रोमीन और दूसरा है सबसे जो आपके पास कॉमन कैफ़ीन। सो इसका मतलब ये कि ये जो प्लांट थियोब्रोमा काकाओ है इस प्लांट के सीड्स में हमारे पास ये दो चीज़ें मौजूद होती हैं, थियोब्रोमाइन और कैफ़ीन। इनसे हम चॉकलेट जो है वो बनाते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन मिथाइल जेंथीन अल्कलॉइड है वो है थियोब्रोमाइन, यानी चॉकलेट में थियोब्रोमाइन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी कैफ़ीन। सो अगर डॉग्स चॉकलेट को एक्सेसिव इंटेक कर ले तो उससे उसके अंदर कुछ गैस्ट्रिक साइंस, कुछ कार्डियक साइंस आते हैं और इवन कुछ न्यूरोलॉजिकल साइंस भी आते हैं जो कि हम आगे जाके देखेंगे। इसको हम लोग चॉकलेट टॉक्सिसिटी कहते हैं। अगेन थियोब्रोमाइन जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मिथाइल जेंथीन अल्कलॉइड है चॉकलेट के अंदर। कैफ़ीन की कंसंट्रेशन एज़ कंपेयर टू थियोब्रोमीन कम होती है। ठीक है, तो आपने ये बातें याद रखनी है। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि चॉकलेट कहाँ से हम हासिल करते हैं और चॉकलेट टॉक्सिसिटी एक्चुअली में है क्या। ओके, अब हम चलते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। पैथोफिजियोलॉजी में लेट्स सपोज कि हमारे पास एक चॉकलेट थी, उसको आपके डॉग ने इंजेस्ट कर लिया, खा लिया। कैसे खा लिया? वो एक्सीडेंटली खा सकता है। अगर आपका इंडोर डॉग है तो आपके किचन में कहीं चॉकलेट पड़ी थी या चॉकलेट रिलेटेड थिंग्स थी, उसने उसे इंजेस्ट कर लिया। अब वो डॉग ने जब उसे ऑरली इंजेस्ट किया तो कुछ चॉकलेट जो है वो एब्जॉर्ब होगी ऑरल कैविटी में। ठीक है, ऑरल कैविटी में एब्जॉर्ब होगी, बाद में वो स्टमक के बाद वो चली जाएगी इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में आपको पता है ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्प्शन होती है। अब यहाँ से वो चॉकलेट जो है वो एब्जॉर्ब होके कहाँ चली जाएगी? ब्लड में। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन के लेवल पर और ऑरल कैविटी के लेवल पर, ये एब्जॉर्प्शन वेरिएबल है, ये एब्जॉर्प्शन वेरिएबल होती है।
अब यहाँ से ब्लड से वो जो चॉकलेट है, यानी उस चॉकलेट के अंदर जो थियोब्रोमीन है या कैफ़ीन जो है, ये मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स पे जाएगी, जिसमें हमने पढ़ा कि गैस्ट्रिक सिस्टम अफेक्ट होगा, हमारे पास कार्डियक सिस्टम अफेक्ट होगा, इसके अलावा हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिस्टम भी अफेक्ट होगा। ये जो थियोब्रोमीन है और कैफ़ीन है, ये लीवर में मेटाबोलाइज्ड होती है, मेटाबोलाइज्ड लीवर में होती है, और इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो एक्सक्रीट होते हैं यूरिन में, ज़्यादातर यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, अब याद रखें कि हमारे पास जो थियोब्रोमाइन और कैफ़ीन है, इनके बारे में आपने ये याद रखना है कि इसकी हाफ़ लाइफ जो है वो डॉग्स के अंदर कितनी है। थियोब्रोमीन की जो हाफ़ लाइफ है वो 17.5 आवर्स है, जबकि कैफ़ीन की जो हाफ़ लाइफ है वो 4.5 आवर्स है। ठीक है, ये आपने चीज़ों को याद रख लेना है। अब याद रखें कि जो थियोब्रोमीन और कैफ़ीन है ये काम क्या करती है। सबसे पहले या ये देखें कि थियोब्रोमीन और हमारे पास जो कैफ़ीन है, जिनको हम कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं, मिथाइल जेंथीन डेरिवेटिव्स कह सकते हैं, ये मिथाइल जेंथीन्स इनहिबिट कर देंगी एक एंजाइम को, फंक्शन को, और उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोडाइएस्ट्रेस। इस एंजाइम के फंक्शन को इनहिबिट कर देंगी। इस एंजाइम का रोल ये होता है कि ये एंजाइम सेल्स में मौजूद जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये उसको कन्वर्ट कर देता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, और आगे जाके ये एनर्जी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेस की एक्टिविटी को ये थियोब्रोमीन और कैफ़ीन रोक देंगे, तो इससे सेल्स के अंदर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है उसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा। पहला काम तो इनका ये है। दूसरा, ये जो मिथाइल जेंथीन डेरिवेटिव्स हैं ये एक और काम करते हैं, ये कैटाकोल अमाइंस जो हैं उनकी रिलीज़ को स्टिमुलेट करते हैं, यानी उनकी क्वांटिटी को ज़्यादा कर देते हैं। इसी तरह ये एक और काम करते हैं कि इंट्रा सेलुलर कैल्शियम को बढ़ा देते हैं, यानी जो सेल के अंदर कैल्शियम है उसको ज़्यादा कर देते हैं। अब इन सब से क्या होगा, इन सब से सबसे पहले वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होगी, वेसल्स, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास जो मायोकार्डियल और हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्टिलिटी भर जाएगी। स्केलेटल मसल्स और मायोकार्डियल मसल्स की कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी आप एक और फंक्शन है कि ये CNS को स्टिमुलेट कर देंगे, एज अ स्टिमुलेंट के तौर पर काम करेंगे। और जानवर यानी जो डॉग है वो हाइपर एक्टिव एक्साइटेबिलिटी को शो करेगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करेंगे कि चॉकलेट जो ही आपके डॉग ने एब्ज़ॉर्ब की, तो वो चॉकलेट जब एब्ज़ॉर्प्शन उसकी होगी तो उस चॉकलेट में पाए जाने वाले जो मिथाइल जेंथीन्स हैं वो क्या करेंगे कि आपके पास फॉस्फोडाइएस्ट्रेस को इनहिबिट करेंगे, कैटाकोल अमाइंस की रिलीज़ को बढ़ा देंगे, कैल्शियम, इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज़ कर देंगे, और इससे वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। स्केलेटल मसल्स और मायोकार्डियल मसल्स जो हैं उनकी कंट्रैक्टिलिटी भर जाएगी, और डॉग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा, यानी एज अ स्टिमुलेंट के तौर पर ये दोनों काम करेंगे। इन दोनों की मेटाबोलाइजेशन जो है वो लिवर में होती है, और ज़्यादा जो मेटाबोलाइट्स हैं वो यूरिन में रिलीज़ होते हैं। ठीक है, और इनकी हाफ़ लाइफ जो है वो 17.5 आवर और कैफ़ीन की 4.5 आवर्स है। ठीक है,
अगर टॉक्सिक डोजेस की बात करें कि कितनी डोज अगर एक डॉग कितनी चॉकलेट खाएगा तो उसे क्लिनिकल साइंस आएंगे। तो अगर हम मीडियन लीथल डोज की बात करें तो डॉग्स के अंदर जो थियोब्रोमीन है इसकी जो डोज़ है टॉक्सिक डोज़ वो 250 टू 500 मिलीग्राम पर किलोग्राम है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और कैफ़ीन की जो डोज़ रेट है लीथल मीडियन जो डोज़ है वो हमारे पास 140 मिलीग्राम पर किलोग्राम है। यानी अगर एक डॉग चॉकलेट खाता है और उस चॉकलेट में अगर थियोब्रोमीन 250 से 500 मिलीग्राम से ज़्यादा है पर किलोग्राम तो ये कॉज करेगा। ये आपको आगे जाके समझ आ जाएगी कि अगर एक डॉग 10 किलो का है तो उसको कितनी थियोब्रोमीन चाहिए क्लिनिकल साइंस को शो करने के लिए। इसलिए मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये ज़्यादातर चॉकलेट टॉक्सिसिटी स्मॉल डॉग्स के अंदर होती है। क्यों होती है ये आपको तब वहाँ पर समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सिस्टम्स अफेक्टेड पे चलते हैं। सिस्टम्स में हमारे पास सबसे पहले जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये अफेक्ट होता है। और इससे जो साइंस आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले हार्ट बीट जो है वो डॉग की ज़्यादा हो जाएगी। वेसल्स के कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगी। क्लियर। उसके अलावा हमारे पास जो वेंट्रिकुलर प्री मैच्योर कंट्रैक्शंस जो हैं वो होंगी। उसके अलावा हमारे पास जो एरिथमियाज हैं ये भी साइंस आएंगे। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अफेक्ट होने से ये साइंस आपके डॉग में आ सकते हैं। दूसरा सिस्टम जो अफेक्ट होता है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम के अफेक्ट होने की वजह से डॉग में जो साइंस आएंगे उसमें वॉमिटिंग है। वॉमिटिंग के अलावा डायरिया आएगा। डायरिया के अलावा रीगर्जिटेशन भी हो सकती है। रीगर्जिटेशन। सो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइंस में वॉमिटिंग है, डायरिया है और रीगर्जिटेशन के साइंस आते हैं। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक साइंस भी आएंगे। उन मेटाबॉलिक साइंस में हमारे पास हाइपोकैलीमिया है। आपके डॉग का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। हाइपरथर्मिया और वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से उससे डिहाइड्रेशन भी हो जाएगी। ठीक है, डिहाइड्रेशन भी हो जाएगी। अब आ जाता है नर्वस सिस्टम। जब नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा तो उससे सबसे पहले ट्रेमर, एगिटेशन के अलावा सीजर्स, एटेक्सिया, मसल्स के अंदर रिजिडिटी आ जाएगी और हाइपर रिफ्लेक्सिया यानी उसके रिफ्लेक्सेस ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि एज अ CNS स्टिमुलेंट काम करेगा। रीनल साइंस में अगर हम बात करें तो रीनल साइंस में डॉग को ज़्यादा यूरिन आएगा, पॉलीयूरिया, और उसको प्यास भी ज़्यादा लगेगी जिसे हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं। ठीक है। रिस्पायरेटरी साइंस में अगर हम देखें तो रिस्पायरेटरी साइंस के अंदर पांटिंग, सांस का तेज़ी से आना, टैकीपीनिया, साइनोसिस और इवन रिस्पायरेटरी फेलियर भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे सिस्टम्स अफेक्टेड थे जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से सिस्टम अफेक्ट होंगे और उनसे कौन कौन से क्लिनिकल साइंस जो हैं वो डॉग के अंदर चॉकलेट टॉक्सिसिटी की वजह से आएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डेट इज़ इंसिडेंस, प्रिवेलेंस एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इंसिडेंस की बात करें तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि डॉग्स के अंदर जो 10 मोस्ट कॉमन टॉक्सिसिटीज़ हैं
जो कि क्लिनिकली रिपोर्ट होती हैं उनमें चॉकलेट टॉक्सिसिटी भी एक अहम रोल प्ले करती है, यानी एक अहम टॉक्सिसिटी है। फिर सबसे ज़्यादा ये होती है ऐसे दिनों में जब हॉलीडेज़ के दिन होते हैं, क्योंकि उन दिनों में जैसे क्रिसमस वगैरह है या और भी ऐसे त्यौहार हैं जिनमें हॉलीडे होती है, तो उनमें चॉकलेट या इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल होती हैं और इजीली एक्सेसिबल होती हैं और आपका पेट उन्हें इंजेस्ट कर सकता है। उसके अलावा ये भी आपने याद रखना है कि अगर हम इसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो इंडोर डॉग्स हैं, यानी ऐसे डॉग्स जो आपने इंडोर एज अ पेट रखे हैं, उनके अंदर प्रीवेलेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आउटडोर डॉग्स। ठीक है। इसी तरह अगर हम स्पीशी की बात करें, स्पीशीज़ और ब्रीड की, तो जो स्मॉल, सबसे पहले देखें डॉग्स, इवन कैट्स के अंदर भी चॉकलेट टॉक्सिसिटी होती है लेकिन रेयर। ठीक है, डॉग्स के अंदर ज़्यादा है। अगर हम देखें कि डॉग्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो चॉकलेट टॉक्सिसिटी है वो किन डॉग्स में है, तो वो स्मॉल साइज़ जो डॉग्स हैं जिनका वेट, बॉडी वेट कम होता है। इसकी रीज़न ये है कि अगर एक डॉग है उसका बॉडी वेट कम है तो उसके अंदर चॉकलेट टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया मीडियन जो लीथल डोज है वो उनके अंदर कम चाहिए होगी क्लिनिकल साइंस को प्रोड्यूस करने के लिए। इसी तरह अगर हम ब्रीड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होता है वो लेब्राडोर, रेट्रीवर, ये डॉग्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। ठीक, क्लिनिकल साइंस की बात करें तो सबसे पहले देखें आपके पास हिस्ट्री क्या आएगी। जो डॉग का ओनर होगा वो आपको ये कंप्लेन करेगा कि इसने चॉकलेट इंजेस्ट की है, या आपको इंजेक्शन की कोई हिस्ट्री मिलेगी। उसके अलावा आपको वॉमिटिंग दिख सकती है हिस्ट्री के अंदर कि आपको ओनर कहे कि इसने वॉमिट की है, या डॉग जो है वो डायरिया रिपोर्ट हुआ है। इवन वॉमिटिंग के अंदर कुछ चॉकलेट के एविडेंस भी मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पोलीडिप्सिया वगैरह भी हिस्ट्री में आ सकता है कि डॉग जो है वो बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है। जब आप उसका फ़िज़िकल एग्ज़ाम करेंगे, उसके फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में आपको क्या क्या दिख सकता है। पहली बात याद रखें कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन नॉर्मल भी हो सकता है अगर इंजेक्शन, चॉकलेट की इंजेक्शन को कम 1 से 2 घंटे ही सिर्फ हुए हैं। अगर ज़्यादा हो गया तो मुख्तलिफ़ साइंस आ सकती हैं। उनमें मैंने आपको बताया था गैस्ट्रिक साइंस में हमारे पास वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग के अलावा हमारे पास डायरिया है, डिहाइड्रेशन वगैरह है। इसी तरह हमारे पास जो और सिस्टम अफेक्ट होते हैं, लाइक कार्डियक सिस्टम में मैंने आपको बोला था कि हाइपरटेंशन, इसी तरह एरिथीमिया के अलावा वेंट्रिकल प्रीमैच्योर कंट्रैक्शन, इसके अलावा और हाइपर एक्टिविटी हो सकती है। नर्वस साइंस के अंदर हमने देखा था सीजर्स है, एटेक्सिया है, ट्रेमर्स है, मसल्स की रिजिडिटी हमने देखी थी। इसी तरह रीनल साइंस में मैंने आपको बताया था कि पोलीडिप्सिया है और पोलीयूरिया वगैरह ये साइंस हैं। तो ये आपको साइंस एज अ क्लिनिकल एग्ज़ाम में आपको ये दिख सकते हैं अगर डॉग को चॉकलेट इंजेस्ट किए 1 से 2 घंटे से ज़्यादा हो गया, क्योंकि नॉर्मली अगर 1 से 2 घंटे ही हुए हैं तो ज़्यादा क्लिनिकल साइंस नहीं आते। तो ये आपने बातों को याद रखना है। एडवांस्ड केसेस में डॉग कोमा और डेथ की तरफ जा सकता है। कॉजेज़ के अंदर आपको पता है, कॉज के अंदर चॉकलेट है या चॉकलेट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स अगर डॉग इंजेस्ट करता है, ये मेन रीज़न है। रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास जो है असेसिबिलिटी, यानी आपके डॉग को इजीली चॉकलेट अवेलेबल है,
वो आपके किचन में जाके या कहीं भी चॉकलेट देखता है तो उसको अट्रैक्टिव लगती है और वो उसे इंजेस्ट कर लेता है। और एक बात याद रखें, ऐसे डॉग्स जिनमें पहले ही कोई कार्डियक डिजीज़ है, तो अगर उनमें चॉकलेट इंजेक्शन का केस आता है तो उसमें कार्डियक साइंस ज़्यादा सेवेरिटी के साथ आते हैं। दे आर मोर प्रोन टू सच डिजीज़। तो आपने ये कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स भी देख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी डायग्नोसिस वगैरह करेंगे। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोस के लिए आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए। हिस्ट्री के बाद आप क्लिनिकल साइंस को जब देखेंगे तो ये दो चीज़ें इनफ हैं आपको चॉकलेट टॉक्सिसिटी को डायग्नोस करने के लिए। अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो कुछ बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें डॉग्स जो हैं वो एक्साइटेटरी बिहेवियर शो करते हैं। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग। इस सिचुएशंस में भी डॉग एक्साइटेटरी बिहेवियर शो करते हैं। इसी तरह एम्फेटामीन की टॉक्सिसिटी में भी ऐसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइंस आते हैं। इसके अलावा जो निकोटीन है इसमें भी डॉग एक्साइटेटरी बिहेवियर शो करते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ कन्वल्सेंट पेस्टिसाइड्स हैं जिनमें हमारे पास पायरीथ्रॉइड्स हैं, हमारे पास ऑर्गेनो क्लोरीन्स हैं, इसके अलावा जिंक फोस्फाइड है और मिथाइल मेटाल्डिहाइड आप कह लें, मेटाल्डिहाइड। इन केसेस में भी डॉग कन्वल्सेंट बिहेवियर शो करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ साइकोजेनिक ड्रग्स हैं जिसमें कोकेन वगैरह जो है इसमें भी डॉग्स एक्साइटेटरी बिहेवियर शो करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन्स के अंदर भी डॉग के अंदर कुछ इस तरह के सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइंस आते हैं। जिन मेडिकेशंस का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है सीडो एफ्ट्रीन। इसके अलावा जो सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं जिन्हें हम एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह भी कहते हैं, वो वाली मेडिकेशंस की वजह से भी डॉग्स में ऐसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइंस आते हैं। इसी तरह कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड्स हैं जिसमें डिजिटलिस की स्पीशीज़, इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं। तो ये तो हो गया सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले साइंस। इसी तरह डॉग की बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें जीआईटी साइंस लाइक वॉमिटिंग, डायरिया आता है। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल और रीनल साइंस वगैरह भी आते हैं। तो आपने हर डिज़ीज़ को डिफरेंशियली ज़रूर देखना है और ये आपको हिस्ट्री बताएगी, क्योंकि हिस्ट्री में अगर चॉकलेट इंजेक्शन है तो डेफिनेटली ये चॉकलेट इंजेक्शन का केस होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस और डायग्नोसिस को आपने अच्छे से देख लेना है। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट और मेडिकेशन में सबसे पहले एक चीज़ है मैनेजमेंट। अगर आपके पास एक डॉग चॉकलेट पॉइजनिंग के केस में क्लिनिक्स में आता है तो अगर वो पेशेंट आपका डॉग स्टेबल है तो आप उसके अंदर इमेसिस को इंड्यूस करवा सकते हैं, यानी उसको वॉमिट करवाएं ताकि उसके स्टमक में जो मिथाइल ज़ैंथीन है यानी थियोब्रोमीन वगैरह हैं वो बाहर निकल आए। लेकिन ये तब ही करवाना है कि अगर आपका डॉग स्टेबल है और इसके अलावा उसके अंदर एस्पायरेशन का चांस कम है। ऐसा ना हो कि वॉमिटिंग करवाएं तो वो एस्पायरेशन नमूनिया का केस आ जाए, यानी वो जो आप बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो लंग्स में चला जाए।
याद रखें कि चॉकलेट जो है वो बहुत कम एब्ज़ॉर्ब होती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता एब्ज़ॉर्ब होती है डॉग के स्टमक से। सो इसीलिए इमेसिस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर अगर आप इसको इंड्यूस करवा लें, यानी अगर डॉग को चॉकलेट खाए 6 से 8 घंटे हुए हैं, तो इन 6 से 8 घंटों के अंदर अंदर अगर आप इमेसिस करवा लें तो ये डॉग आपके डॉग के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जो मिथाइल ज़ैंथीन है, जो चॉकलेट है, वो बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होती है स्टमक से। तो आपके पास एक मौका है कि आप इमेसिस करवा लें, लेकिन ये तब करवाना है कि अगर डॉग स्टेबल है और एस्पायरेशन का रिस्क कम है। फिर आप गैस्ट्रिक वॉश करवा सकते हैं, यानी उसके स्टमक को वॉश करें, जिसे गैस्ट्रिक लवाज कहते हैं। इसके लिए आप स्टमक ट्यूब, कफ ट्यूब यूज़ कर लें और आप उसके स्टमक को वॉश करें। ये भी तब पॉसिबल है जब आपका पेशेंट स्टेबल है। ऐसा ना हो कि वो कोमा में जा रहा है या उसको सीजर्स आ रहे हैं, वो स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल होगा तब ही आपने ये करना है। नेक्स्ट एक चीज़ है एक्टिवेटेड चारकोल। याद रखें कि एक्टिवेटेड चारकोल ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप आगे जाके आपको बताऊंगा जब ज़्यादा डोज एक्सपोजर होगा। लेकिन एक्टिवेटेड चारकोल ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके डॉग को लो डोज में चॉकलेट इंजेक्शन हुई है, ठीक है, तो एक्टिवेटेड चारकोल इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर आपके डॉग ने चॉकलेट खाई और आपने इमेसिस के थ्रू ही ज़्यादातर चॉकलेट बाहर निकाल ली, तो आपको एक्टिवेटेड चारकोल की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाएगा आईवी फ्लूइड्स। अगर आपका डॉग डिहाइड्रेटेड है तो उसको आईवी फ्लूइड्स दें, ठीक है, ताकि उसकी डिहाइड्रेशन को ठीक किया जा सके और इसी तरह से उसके यूरिन को ज़्यादा एक्सक्रीट करवाया जा सके एज अ डायूरेसिस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो थियोब्रोमीन, कैफ़ीन वगैरह है, इसके मेटाबोलाइट्स यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं, ताकि जितना ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा तो वो जो मेटाबोलाइट्स होंगे वो उतने ही ज़्यादा बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे, यानी बाहर चले जाएंगे, ठीक है। आप याद रखें कि आईवी फ्लूइड्स तो आप दे रहे हैं, आप सबकट फ्लूइड भी दे सकते हैं अगर एक्सपोजर लो डोज़ है। यानी अगर आपके डॉग ने ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाई, लो डोज़ में खाई है, तब आप उसको सबकट फ्लूइड दे सकते हैं। और फ्लूइड में आप पोटाशियम जो है उसको ऐड करें, क्योंकि पोटाशियम की इसमें कमी होती है, तो पोटाशियम को आपने सप्लीमेंट करना है। इसी तरह आपके डॉग को हाइपरथर्मिया है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप उसको इसके टेम्परेचर को कम करें, ठीक है। और इसके अलावा आपने जीआईटी के साइंस में को देखना है कि आप उसकी वॉमिटिंग और डायरिया को किस तरह से कम कर सकते हैं। नर्वस साइंस को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसके लिए अब मैं आपको जो है वो मेडिकेशंस बताता हूँ, ठीक है। अब एक बात याद रखें कि आपने अपने डॉग को कोई फूड नहीं देना जब तक उसकी वॉमिटिंग कंट्रोल्ड में नहीं आती, ठीक है। और उसको ब्लेंडेड लो फैट डाइट देनी है, ताकि उसका जो गैस्ट्रिक सिस्टम अफेक्ट है उससे उसको रिकवरी हो सके। अब हम मेडिकेशंस की तरफ चलते हैं। मेडिकेशंस को आपने गौर से देखना है। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि अगर आपको अपने डॉग में इमेसिस करवानी है, यानी अपने डॉग में वॉमिटिंग इंड्यूस करवानी है, ताकि उसके स्टमक में जो मिथाइल ज़ैंथीन, जो चॉकलेट है, वो बाहर आ जाए, तो आपने कौन सा ड्रग देना है। इसके लिए आप एपोमॉर्फिन अपने डॉग को दे सकते हैं। अगेन वॉमिटिंग तब ही इंड्यूस करवाएं जब आपका डॉग स्टेबल है और एस्पायरेशन का रिस्क नहीं है। एपोमॉर्फिन आपने 0.02 टू 0.04 मिलीग्राम पर किलोग्राम आपने उसे आईवी देनी है, तो इससे आपके डॉग के अंदर जो वॉमिटिंग है वो इंड्यूस हो जाएगी।
इसके अलावा आप उसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी दे सकते हैं, लाइक 3%। ये आप 1 to 2 ml पर किलोग्राम आप उसे पर औरली दे सकते हैं। कीप इन माइंड दैट नॉट एक्सीड 50 ml इन डॉग्स। ठीक है, ये आपके पास हो गया वॉमिटिंग को इंड्यूस करवाने के लिए। अगर आप एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ कर रहे हैं, सो एक्टिवेटेड चारकोल आप कितना देंगे? 1 to 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ योर डॉग आप उसे औरली दें। ये आप याद रखें कि अगर इंजेक्शंस लार्ज हैं तो आप एक्टिवेटेड चारकोल को 8 से 24 घंटों में रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास कि आपका डॉग हाइपर एक्टिव है। तो हाइपर एक्टिविटी के लिए आपने अपने डॉग को जो ड्रग देनी है वो एसिप्रोमेज़िन आपने देनी है, और ये आपने देनी है 0.02 to 0.04 मिलीग्राम पर किलोग्राम। या आप आईवी भी दे सकते हैं, आप आईएम भी दे सकते हैं, और आप सबकट भी दे सकते हैं। अगर आप ये वाली ड्रग आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसको ब्यूटोरफेनोल दे सकते हैं, और इसकी डोज रेट 0.2 से 0.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम है। या आप उसे आईएम भी दे सकते हैं और आईवी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सीजर्स के लिए। आपके डॉग में जो सीजर्स हैं उसके लिए आप उसे डायाज़ेपाम दें, और डायाज़ेपाम 0.5 से 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम आपने उसे आईवी देना है। अगर डायाज़ेपाम अवेलेबल नहीं है तो आप उससे फिनोबार्बिटल दे सकते हैं, और इसकी डोज रेट 2 to 6 मिलीग्राम पर किलोग्राम आईवी है। ठीक है, अब आपने वॉमिटिंग की तरफ आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है वॉमिटिंग। एक था वॉमिटिंग को इंड्यूस करना, और अभी क्या है कि आपका डॉग वॉमिट कर रहा है तो उसको वॉमिटिंग को ख़त्म करने के लिए आप उसे मैरोपिटेंट दे सकते हैं 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम। आप इसे सबकट दे दें या उसे आईवी दे दें, और अगर ज़रूरत पड़े तो 24 घंटों बाद ये आप रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो प्रीमैच्योर वेंट्रिकल कंट्रैक्शंस हैं उसके लिए हम जो ड्रग देंगे उसका नाम है मिटोप्रोलोल। इसके लिए आपने 0.04 to 0.06 मिलीग्राम पर किलोग्राम आपने उसे आईवी ये देना है। ठीक है, इसके अलावा आप उसे एस्मोलोल भी दे सकते हैं, और एस्मोलोल जो है वो 0.25 to 0.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम आप आईवी दें स्लोली ओवर 1 to 2 मिनट, फॉलोड बाय CRI। इसके बाद आपने उसे CRI देना है, और ये CRI की आपने एक बात याद रखनी है कि आप उसे किस तरह से देंगे। आपने उसे डोज देनी है 10 to 200 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट। अगर ये अवेलेबल नहीं तो आप उसको प्रोप्रानोलोल दे सकते हैं, और इसकी डोज रेट जो है वो 0.02 to 0.06 मिलीग्राम पर किलोग्राम आईवी है। ठीक है, याद रखें कि हम ज़्यादातर मिटोप्रोलोल और एस्मोलोल देते हैं, ये ज़्यादा प्रेफर्ड की जाती हैं
लेकिन ये डिफ़िकल्ट है इनको हासिल करना क्योंकि ये ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर एरिथीमियास के लिए हम लोग उसे लिडोकेन दे सकते हैं, और लिडोकेन जो है वो 2 to 4 मिलीग्राम पर किलोग्राम आप आईवी दें। ठीक है, उसके लिए ये काफ़ी है। इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेडिकार्डिया है जो कि इंस्टेंस रेयर है, यानी ब्रेडिकार्डिया अगर है डॉग में तो उसके लिए आप एट्रोपिन दे सकते हैं, और एट्रोपिन आप 0.02 to 0.04 मिलीग्राम पर किलोग्राम आप उसे आईवी, आईएम या उसे सबकट दे सकते हैं। लेकिन चूँकि ब्रेडिकार्डिया ज़्यादा रेयर है, ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होता। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप याद करें कि चॉकलेट टॉक्सिसिटी में आपने एरिथ्रोमाइसिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं देने, क्योंकि ये मेडिसिन्स जो हैं ये मिथाइल ज़ैंथीन की एक्सक्रीशन को रिड्यूस कर देती हैं। इसी तरह अगर कैट है और कैट के अंदर चॉकलेट टॉक्सिसिटी है तो लिडोकेन को यूज़ ना करें, क्योंकि लिडोकेन कैट्स में सीजर्स की वजह बनती है। ठीक है, तो ये हमारे पास था चॉकलेट टॉक्सिसिटी। आई होप आपने इससे कुछ ना कुछ नॉलेज लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट्स के अंदर ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए कि हम नेक्स्ट वीडियो किस बारे में लाएं। तब तक के लिए टेक केयर।